नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डीएड एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का यूनिट 2 में है असेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता। अब 2 यूनिट की जो सब यूनिट है 2.2, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 2.1 आप लोग को ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो जो आज हम चर्चा करेंगे 2.2 में है स्ट्रेटजीज फॉर मेकिंग स्कूल्स इंक्लूसिव, अर्थात स्कूलों अथवा विद्यालयों को समावेशित बनाने हेतु रणनीतियाँ। ठीक है, अर्थात जो भी विद्यालय चलाए जा रहे हैं या जो भी किसी स्कूल्स हैं, उसको समावेशित बनाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाना होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो विगत कुछ वर्षों से समावेशी शिक्षा ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। दुनिया के लगभग सभी देशों में विद्यालयों को अधिक समावेशित बनाने की तरफ मुहिम चल रही है। हमारे देश में भी इसके कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं, परंतु अभी भी समावेशित विद्यालय के सशक्त एवं सुनियोजित प्रारूप अथवा मॉडल बनाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत उचित समय है कि विद्यालय संचालकों अथवा साझेदारी द्वारा ऐसे कार्यक्रम में पूंजी निवेश हेतु पहल की जाए, जिससे घरेलू समुदाय में सभी के लिए शिक्षण में सहयोग मिल सके। विशेषज्ञों ने ऐसे अनेकों पहलुओं की पहचान की है जो समावेशन की मुहिम में सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ दी जा रही निम्नलिखित रणनीतियाँ समावेशित विद्यालय बनाने हेतु प्रबंधकों अथवा प्रशासकों तथा शिक्षकों के लिए सहयोगी हो सकते हैं। अर्थात स्कूलों को और विद्यालयों को समावेशित बनाने के लिए क्या किया गया है कि विगत कुछ वर्षों से, जैसे बहुत वर्ष पहले से ही समावेशित शिक्षा ने पूरे देश में, हमारे पूरे देश में, विश्व में समावेशित शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। उसी प्रकार से भारत में भी समावेशी शिक्षा चलाने की तरफ मुहिम चल रही है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जो भी हमारे विद्यालय के प्रशासक तथा संचालक अथवा साझेदारी लोग हैं, उनको क्या करना होगा, इस क्षेत्र में पूंजी निवेश करना होगा। जब पूंजी निवेश करेंगे तभी क्या होगा, एक प्रकार से समावेशी शिक्षा के लिए सही तरीके से जो भी उनकी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, है ना। पूर्ति के लिए हमें सही से तरीके से समावेशी शिक्षा को बनाने हैं, तो हमें कुछ रणनीतियों को अपनाना होगा। अब जो रणनीतियां हैं या था जो प्रशासकों अथवा प्रबंधकों को जो रणनीतियां अपनाना होगा, वो रणनीतियां निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो पहली रणनीति जो है वह है सहयोगी दल का निर्माण करना। पहली रणनीति जो है सहयोगी दल का निर्माण करना। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि सामूहिक कार्य एवं सहयोग समावेशित विद्यालय की स्थापना के मुख्य बिंदु हैं। इसमें विद्यार्थियों के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ माता पिता, संसाधन सलाहकार एवं व्यवसायिकों की भूमिका, परिदृश्य तथा सहभागिता का सम्मान करना होगा। शिक्षकों एवं बच्चों के माता पिता को विद्यालय के प्रारंभ में ही मिलकर उनके उचित एवं आवश्यक समायोजन पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे विद्यालय तथा शिक्षण कक्ष में विद्यार्थियों के समावेशन को सरल बनाने हेतु सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं पर समीक्षा करके उनके समायोजन के तरीकों पर चर्चा करनी होगी, जो शिक्षण कक्ष सहभागिता, भौतिक वातावरण एवं शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, यह संभव हो तो
विद्यार्थी एवं परिवार को पहले से ही विषय की आवश्यकताओं की रूपरेखा तथा सभी प्रदत्त कार्य की अंतिम तिथि बता देनी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रत्याशाओं को निर्धारित करने तथा प्रगति की जांच करने के लिए उनके साथ साथ शैक्षिक सहायक, व्यावसायिक चिकित्सक, वाणिज्य चिकित्सक तथा परिवार के एक सदस्य के दल को मिलकर कार्य करना चाहिए। कौन कौन? शैक्षिक सहायक, व्यवसायिक चिकित्सक, वाणिज्य चिकित्सक तथा परिवार के एक सदस्य को मिलकर कार्य करना चाहिए। अर्थात जो पहली रणनीति है वह क्या है? सहयोगी दल का निर्माण करना। तो सहयोगी दल का निर्माण करने का तात्पर्य है कि जब किसी विद्यालय अथवा स्कूल को समावेशी शिक्षा बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक सहयोग दल का निर्माण करना होगा। क्योंकि जब तक सहयोग दल के लिए क्या करना होगा, इसमें कौन कौन सी भागीदारी होगी? जैसे वहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, उनका आपस में सामंजस्य या सहयोग होना चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं या स्पेशल टीचर हैं, और उनके जो माता पिता है, स्पेशल बच्चों के जो माता पिता हैं, है ना, डिसेबल बच्चे के जो माता पिता, इन सभी को एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, आपस में सामंजस्य होना चाहिए। जब एक दूसरे का इन लोगों का सामंजस्य होगा तब क्या करेंगे? ऐसे बच्चों पर क्या करेंगे? उनके समावेशित होने के लिए, उनके लिए समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को सही तरीके से समावेशी शिक्षा दी जाए या लागू की जाए, जिससे बच्चे इस शिक्षा से लाभान्वित हों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? स्पेशल एजुकेटर और विद्यालय के कर्मचारी अथवा विद्यालय के प्रबंधक और बच्चों के माता पिता अभिभावक को इसकी जो रूपरेखा है, जो इसकी विषय वस्तु है, उसकी रूपरेखा में पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। जब पहले से तैयार हो जाएगी तो क्या होगा? उस पर आसानी से उस पर कार्य किया जा सकता है कि कैसे समावेशी शिक्षा को लागू किया जाए, कैसे चलाया जाए, है ना। तब जब पहले से लागू हो जाएगा या पहले से उसकी रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो उसके लिए जो भी कार्य करना है, अर्थात ऐसे बच्चों को जो भी शिक्षा प्रशिक्षण देना हो तो सही तरीके से दी जा सकती है ना। और इसके लिए एक दल का निर्माण करना होगा। कौन सा दल है? जिसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? शैक्षणिक सहायक। अर्थात शैक्षणिक सहायक का तात्पर्य जो बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण जो देते हैं, है ना, अर्थात विद्यालय के प्रबंधक एवं वहाँ के कर्मचारी, है ना। और इसके साथ व्यवसायिक चिकित्सा, अर्थात जो व्यवसायिक, जो ऐसे बच्चों को व्यवसाय के योग बनाने के लिए जो भी व्यवसायिक चिकित्सक लोग हैं, वो वाणिज्यिक विशेषज्ञ, अर्थात जो ऐसे बच्चे हैं जो सही तरीके से बोल ना सकते हैं, अर्थात जो एचआई बच्चे हैं, उनके लिए वाणी विशेषज्ञ की भी ज़रूरत होती है ना, तथा परिवार के सदस्य। और जब तक जो डिसेबल बच्चे हैं अर्थात जो बच्चों के परिवार हैं, उनका जब सदस्य इस दल में जब तक नहीं शामिल होगा तब तक वो कैसे बताएगा हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, ये हमारे बच्चों के लिए किया जाए। तो जब तक ये भी नहीं शामिल होंगे तब तक सही तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें सही सहयोगी दल का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो रणनीति है वह है सुगमता को बढ़ावा देना। प्रायः विद्यालय के समावेशन में बहुत ही सुगमता के अंतर्गत शिक्षण कक्ष, खेल का मैदान, कैंटीन, शौचालय इत्यादि को प्रमुख बाधा के रूप में पहचाना जाता है। कुछ विद्यालयों में प्रवेश द्वार ही बच्चों के लिए बाधक होता है। अतः विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवेश द्वार, खेल का मैदान, शिक्षण कक्ष तथा शौचालय पूरी तरह से क्या हो? बाधा मुक्त हो। ऐसा करने के लिए सभी विद्यालय प्रशासकों को अपने विद्यालय की सुगमता परीक्षण कराना चाहिए तथा सुगमता के मुद्दों पर अमल करना चाहिए। शिक्षकों को अक्षम विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कक्ष में उपयुक्त स्थान का चयन करना चाहिए, जिससे शिक्षक तथा सहपाठियों से उनकी अंतःक्रिया हो सके। शिक्षण कक्ष में अक्षम बच्चों को उचित स्थान प्रदान
करने के लिए विशेष शिक्षक का सहयोग लिया जाना चाहिए। ठीक है। किसी आपातकालीन स्थिति में अक्षम बच्चों को विद्यालय भवन से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। जब कहीं भी बहुत भी शैक्षणिक भ्रमण अथवा पिकनिक की योजना बनाई जाए तो ऐसे स्थलों का चयन किया जाना चाहिए जो अक्षम बच्चों के लिए सुगम हो। ठीक है। तो जो दूसरी रणनीति वह है सहयोगी दल का निर्माण करना, अर्थात सभी स्कूलों अथवा विद्यालयों को समावेशित बनाने के लिए जब तक एक सहयोगी दल का निर्माण, जब तक सुगमता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है ना। सुगमता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। जो दूसरी रणनीति है सुगमता को बढ़ावा देना। जब तक सुगमता का बढ़ावा का मतलब है कि विद्यालय जहाँ भी बना हुआ है वहाँ पर बच्चों के आने जाने के लिए सही से वहाँ आने जाने के लिए यातायात के साधन, विद्यालय जो भी बना हो वह सही तरीके से बना हो, अर्थात विद्यालय में सही तरीके से बच्चों के जाने के लिए रैंप की व्यवस्था, सही तरीके से सीढ़ियों की व्यवस्था ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, और विद्यालय में जो भी शिक्षण कक्ष, खेल का मैदान, कैंटीन, शौचालय, अर्थात ये भी जो भी बना हुआ है वह बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उनकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, जिससे ये बच्चे इन सभी क्रियाकलाप को सही तरीके से कर सकें। जैसे शौचालय की व्यवस्था करना है तो शौचालय ऐसा बना होना चाहिए जैसे जो फिजिकली डिसेबल बालक हैं वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसा शौचालय का निर्माण होना चाहिए कि जैसे जो बच्चे फिजिकली प्रॉब्लम है उनको यदि जो उनको व्हील चेयर से ही जाना है तो व्हील चेयर ऐसी होनी चाहिए कि वो शौचालय तक एकदम आसानी से पहुंच जाए। और शौचालय के अंदर हत्थे लगे होने चाहिए जिससे बच्चे उस हत्थे को पकड़कर सही तरीके से बैठ सकें, है ना। तो शौचालय जो बना हो बच्चों के अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार बना हो। कैंटीन बनी हो तो वहाँ पर बैठने की उनके अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे आराम से बैठ कर के भोजन कर सकें। खेल का मैदान भी जो बना हो बच्चों के अनुरूप बना हो। ठीक है। तो जब तक वहाँ जो भी चीज़ें बनी हो जब तक वह बाधा मुक्त नहीं होगी तब तक वहाँ पर सही तरीके से समावेशी शिक्षा लागू नहीं की जा सकती, अर्थात ये बच्चे सही तरीके से वहाँ से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए जो भी विद्यालय भवन बना हुआ है यदि कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो आपातकालीन स्थिति में ऐसे बच्चों को जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको कैसे उस समय विद्यालय के भवन से बाहर निकाला जाए इसकी जानकारी पहले से सभी कर्मचारियों को हो जानी चाहिए कि कैसे ऐसे बच्चों को विद्यालय के भवन से बाहर निकाला जा सके। तथा इसके साथ साथ यदि विद्यालय प्रशासक या विद्यालय प्रबंधक ऐसे बच्चों को कहीं भी टूर पर ले जाता है या शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना चाहता है तो ऐसे जगहों, ऐसे स्थलों का चुनाव करना चाहिए जो बच्चों के अनुसार ऐसा, अर्थात ऐसे स्थान होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा पहाड़ी वाला एरिया ना हो। ऐसे स्थान जहाँ पर आसानी से इनकी गाड़ियाँ उस स्थान तक पहुँच सके, जिससे बच्चे आराम से उतर के उस स्थान पर जा सकें। तो अर्थात ऐसे बच्चों को किसी प्रकार की वहाँ दिक्कत ना हो, ऐसे जगह स्थलों का चुनाव करना चाहिए। ठीक है। तो जो दूसरी रणनीति है सुगमता को बढ़ावा देना। ठीक। अब तीसरी जो रणनीति है वह है शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। शिक्षण कक्ष में सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए उचित शैक्षिक समायोजन होना चाहिए। शिक्षकों के शैक्षणिक लक्ष्य तथा प्रत्याशाएं निर्धारित करनी चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी सफलता के प्रति प्रेरित हो सकें। ठीक है। यह संभव हो तो प्रदत्त कार्य को पहले ही दे दें, जो मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से दिया जाना चाहिए। ठीक है। प्रदत्त कार्य के लिए शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के उपागमों का उपयोग करके विचारों तथा रणनीतियों का स्रोत बैंक तैयार करना चाहिए जिससे अन्य शिक्षकों द्वारा साझा
किया जा सकता है। ठीक है। विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए विद्यालय के विषय जांच तथा जांच सामग्री के वैकल्पिक प्रारूप प्रदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए बड़े छपे अक्षरों में पुस्तक, आईडियो, सीडी, कई विकल्प वाले प्रश्न इत्यादि सभी विद्यालयों को परीक्षण एवं परीक्षा के समय अतिरिक्त समय प्रदान करना सहायक हो सकता है। यदि वहाँ कोई दृष्टि अक्षम विद्यार्थी हो तो उससे विवरण देने के लिए उपयुक्त शारीरिक क्रिया करें। ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा रणनीति है वह क्या है? शैक्षिक समायोजन का पता लगाना। शैक्षिक समायोजन का पता लगाने का तात्पर्य है कि ऐसे शिक्षण कक्ष अर्थात बच्चों को ऐसे शिक्षण कक्ष होने चाहिए, अर्थात ऐसी तरह से वहाँ पे शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे क्या हो, ऐसे बच्चे सही तरीके से विद्यार्थी सफलतापूर्वक शिक्षण को ग्रहण कर सके, है ना। और यदि मान लीजिए कोई भी कार्य दिया जा रहा है तो वह पहले से ही दे दें जिससे इस बच्चों को आसानी उस क्वेश्चन का आंसर देने में। मान लीजिए बच्चों की परीक्षा लेनी है या उनसे परीक्षा लेनी है तो क्या करना है, जो भी परीक्षा लेना है, जो भी क्वेश्चन देना है वह किस प्रकार का होना चाहिए? मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार का होना चाहिए। मौखिक मतलब बोल करके, है ना, और लिखित मतलब लिख करके, अर्थात दोनों प्रकार के कार्यों को देना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ मान लीजिए ऐसे बच्चों को किस प्रकार का प्रश्न देना चाहिए? बहुविकल्पी प्रश्न। अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न मतलब होता है कि जो क्वेश्चन मान लीजिए एक क्वेश्चन के आंसर 3 से 4 हो, विकल्प हो, जिससे बच्चे क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। ठीक है। तो इस प्रकार की जब रणनीति अपनाई जाएगी तो क्या होगा, बच्चे आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। और मान लीजिए जो भी वहाँ पे बुक्स हों वो किस प्रकार की होनी चाहिए? ऐसी बुक्स हों जिस पे बड़े छपे अक्षरों का होना चाहिए, है ना, उस पर बड़े बड़े छपे अक्षर होंगे जिससे बच्चे की आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकें। मान लीजिए जो लो विजन वाले हैं या दृष्टि अक्षम बच्चे हैं तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, या जो लो विजन वाले हैं उसको बुक को आसानी से पढ़ सकेंगे। तथा किस प्रकार का होना चाहिए? आईडियो सीडी, अर्थात जो वीआई बच्चे उनके लिए आईडियो सीडी भी होनी चाहिए जिससे बच्चे क्या करें, सुन करके उस आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकें, है ना, याद कर सकें। तो इस तरह से लागू कर होने से क्या होगा, सही तरीके से बच्चे समायोजित हो सकते हैं, अपना समायोजन कर सकते हैं। जब तक हम उनके अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण लागू करेंगे, उनकी डिसेबल्ड के अनुसार हम शिक्षण प्रशिक्षण देंगे तो ऐसे बच्चे आसानी से शिक्षण प्रशिक्षण ले सकते हैं, अर्थात ग्रहण कर सकते हैं, सही तरीके से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी शिक्षा दें वह बच्चों के शैक्षिक समायोजन की तरह उनके अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है रणनीति वह है समावेशित वातावरण तैयार करना। समावेशित वातावरण तैयार करना। समावेशित वातावरण विविध योग्यता एवं आवश्यकता वाले सभी विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है। अतः समावेशन के लिए न सिर्फ शिक्षण कक्ष बल्कि संपूर्ण विद्यालय क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दोपहर में भोजन के स्थान सिर्फ अक्षमता वाले विद्यार्थियों को एक ही मेज पर इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। ठीक है। क्या होना चाहिए, जो भी डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उन्हें इकट्ठा होने से बचाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे सहयोगी उपागमों के तहत एक दूसरे का सहयोग करें, जैसे सहकर्मी शिक्षक, मित्र प्रणाली, सहयोगी अधिगम, सह शिक्षण इत्यादि सभी विद्यालयों को सहयोगी अधिगम की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। ठीक है। जो वर्तमान में अलग संसाधन कक्ष में
प्रदान की जा रही है, जिससे समावेशन को प्रोत्साहित किया जा सके। शिक्षकों द्वारा अक्षम विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे विद्यालय के खेल कूद तथा अन्य क्रियाकलापों में सम्मिलित हों। ठीक है, तो जो हमारा चौथा रणनीति है वह है समावेशित वातावरण तैयार करना। अर्थात जब तक हम ऐसे बच्चों को सही तरीके से समावेशित शिक्षा तभी लागू कर सकते हैं अर्थात दे सकते हैं जब तक समावेशित वातावरण नहीं तैयार होगा। अर्थात बच्चों की विविध योग्यताओं के अनुसार वहाँ पर हम उनके अनुसार वातावरण नहीं दे पाएंगे, तब तक सही तरीके से समावेशित शिक्षा उन्हें लागू नहीं की जा सकती, अर्थात सही तरीके से उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसलिए हमें सही तरीके से वहाँ से उनको वातावरण देना होगा उनके अनुसार, है ना। अर्थात जो भी विद्यालय में मान लीजिए वहाँ पे विद्यालय में बच्चों को लंच के समय उनको दोपहर में भोजन देना है, तो भोजन देते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें एक ही मेज़ पर, है ना, एक ही मेज़ पर इकट्ठा होने से बचाना चाहिए, है ना। अर्थात जब बच्चे एक ही साथ सभी डिसेबल्ड बच्चे एक ही मेज़ पे बैठ जाएंगे, कुर्सी मेज़ पे बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, हो सकता है उसमें फिजिकल प्रॉब्लम वाले बच्चे भी हों, तो हो सकता है एक दूसरे के सही तरीके ना बैठ पाएँ या गिर जाएं, या ऐसे बच्चे सही तरीके से भोजन नहीं कर पाएँ तो हो सकता है अपने अपने ड्रेस पर भी गिरा सकते हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक ही मेज़ पर भोजन करने से बचाना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, समावेशित वातावरण तैयार करने के लिए सभी तरह के सहकर्मी शिक्षण मित्र प्रणाली, हैं, सहयोगी अधिगम, अर्थात जो वहाँ पर सभी प्रकार के सहकर्मी शिक्षक हैं वहाँ पर आपस में एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, अर्थात मित्रवत की भावना होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जब होगा तब क्या होगा, एक प्रकार से समावेशित वातावरण एक प्रकार से तैयार होगा, है ना। और इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि आप केवल डिसेबल बच्चों को ही नहीं, जो वहाँ पर अक्षम बच्चे हैं, जो समान बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। ताकि वो भी बच्चे ये ना समझे कि केवल डिसेबल बच्चों के लिए सब सारा कुछ है, अर्थात नॉर्मल बच्चों को भी सभी प्रकार के खेल कूद की क्रियाओं में उन्हें भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो लास्ट में जो हमारा रणनीति है वह है संबंधों को प्रोत्साहित करना, है ना। संबंधों को प्रोत्साहित करना, हमें सभी एवं सक्षम सक्षम एवं अक्षम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा कि विविधताओं के बावजूद भी एक दूसरे से अच्छा संबंध विकसित करें। शिक्षण का चर्चा तथा प्रस्तुतिकरण में विविधता को एक शीर्षक के रूप में सम्मिलित करके विद्यालय को अवसर प्रदान करना चाहिए कि शिक्षक एवं विद्यार्थी अपने आसपास की विविधता की जानकारी कर सकें। ठीक है, विद्यार्थियों को सहयोग करें कि वे अक्षमता से जुड़ी नकारात्मक रूढ़वादिता बनाए रखने के बजाय लोगों के बीच की समानता को समझें। शिक्षकों को विविधता, गुणवत्ता तथा संबंधों के विषय में नियमित पाठ्यक्रम के मूल्यों का उपयोग करने के लिए तरीकों का पता लगाना चाहिए। जिन बच्चों को अक्षमता है, हमें उनकी चित्रकारी को व्यक्ति केंद्रित तथा सकारात्मक भाषा के द्वारा आदर सहित प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विकलांग, मंदबुद्ध या अपंग जैसे शब्दों का उपयोग पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ठीक है, रोक लगाना चाहिए। ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति पर केंद्रित ना होकर उसकी अक्षमता पर, ठीक है, ना हो, व्यक्ति केंद्रित ना हो ना कि अक्षमता पर। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम एक विद्यार्थी संप्रेषण बोर्ड का उपयोग करता है तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक प्रति तैयार करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस संप्रेषण भागों का अनुभव कर सकें। जहाँ कहीं भी उचित हो, मित्र प्रणाली क्रियान्वित करने पर विचार करें जिससे विद्यार्थियों को अवसर मिले और एक एक
अक्षम विद्यार्थी को समय दे सकें। ठीक है, तो जो लास्ट में हमारा रणनीति है वह है संबंधों को स्थापित करना, जिसका तात्पर्य है कि जब तक जहाँ भी समावेशी शिक्षा लागू है या जो चल रही, जिस विद्यालय में समावेशी शिक्षा चल रही है, जब तक वहाँ पर आपस में एक दूसरे का सही संबंध, एक दूसरे को जब तक हम संबंधों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, है ना, तब तक वहाँ पर सही तरीके से समावेशी शिक्षा लागू नहीं हो सकेगी। अर्थात वहाँ पर जो भी, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों, चाहे डिसेबल बच्चे हों, या चाहे सक्षम बच्चे हों, चाहे अक्षम बच्चे हों, सभी को एक दूसरे का, ठीक है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, आपस में मिलकर अपनी बातों को आदान प्रदान करना चाहिए। हैं, आपस में जब अंतर क्रिया करेंगे तो एक दूसरे का क्या होगा, संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, है ना। और क्या होगा कि जो भी वहाँ पे मान लीजिए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, मंदबुद्ध बच्चे हैं, तो उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें पागल या लंगड़ा, लूला इत्यादि शब्द ना कहकर उन्हें उन्हें ना कहें, अर्थात उन्हें भी समानता का अवसर देना चाहिए। जिससे यदि भाई ऐसे बच्चों को वह लंगड़ा, लूला या अंधा, बहरा ये सब कहेंगे तो ये बच्चे क्या होंगे, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित होंगे, तथा ऐसे बच्चे अपने आप को कुंठित होंगे। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और उनकी जो भी भाषा हो सही होनी चाहिए, हाँ, उसमें आदर होना चाहिए, एक दूसरे का आदर करें। और तथा बच्चे कहीं भी हो तो आपस में मिलजुल कर किसी चीज़ को वहाँ की जो चीज़ें हैं उसका यूज़ करें, है ना, सही तरीके से उसका पालन करें, है ना। तो इस तरह से जब तक रणनीति तभी सही लागू होगी जब तक सभी आपस में मिलजुल कर आपस में एक दूसरे का सहयोग या संबंध सही नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ पर सही रणनीति नहीं लोग होगी। इसीलिए जो भी वहाँ पे सक्षम चाहे बच्चे हो चाहे अक्षम हो, सभी को आपस में एक दूसरे का सहयोग और आपसी संबंध को प्रोत्साहित करना होगा, है ना। तथा वहाँ पर नकारात्मक रूढ़िवादिता जो आप बनी हुई है उसको दूर करना होगा, है ना। सभी को समानता का अवसर देना होगा, अर्थात किसी को अलग नहीं समझना चाहिए, सभी को अपने मित्रवत की जैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, जब इस तरह से सभी चीज़ें लागू होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, तब वहाँ पे क्या होगा कि सही तरीके से समावेशी शिक्षा को लागू की जा सकती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि सभी स्कूलों अथवा विद्यालयों को समावेशित बनाने के लिए हमें क्या क्या रणनीति अपनानी होगी उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो आज उसकी चर्चा के लिए हम लोग पहले क्या क्या चर्चा किए हैं। रणनीति के लिए सहयोगी दल का निर्माण करना होगा, है ना। सहयोगी दल का निर्माण करने का मतलब है कि कैसे ऐसे बच्चों आपस में एक दूसरे का कैसे सहयोग किया जा सकता है होगा, उसके लिए बारे में चर्चा हो चुकी है। दूसरा जो रणनीति है वह सुगमता को बढ़ावा देना, अर्थात वहाँ पर भी जो भी विद्यालय बने हुए हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, किस चीज़ को वहाँ सुगमता के लिए क्या क्या रणनीति अपनानी होगी, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट जो रणनीति है वह है शैक्षिक समायोजन का पता लगाना, अर्थात किस तरह से वहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनको कैसे, उनके लिए कैसी तरीके से शैक्षिक शिक्षा को लागू किया जाए जिससे बच्चे आपस में सही तरीके से समायोजित हो सकें, हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और नेक्स्ट जो रणनीति है वह समावेशित वातावरण तैयार करना था, जहाँ पर भी स्पेशल विद्यालय हैं, जो जो विद्यालय वहाँ पर जहाँ पर भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहे हैं वहाँ पर कैसा वहाँ पर समावेशित वातावरण होना चाहिए, है ना, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है ना। उसके बारे में क्या क्या रणनीति अपनाना होगा, कैसा वहाँ का वातावरण होना चाहिए, इसके बारे में रणनीति अपनाना होगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। लास्ट में जो रणनीति है संबंधों को प्रोत्साहित करना, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे जो सक्षम बच्चे हैं और अक्षम बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के संबंधों को कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो
तो आज हम अब इससे संबंधित आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को आप 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जिसका आंसर आप हमें असाइनमेंट के तहत लिखकर जिस ग्रुप में भेजा जाए उस ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे आपका मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए कि विद्यालयों को समावेशित बनाने हेतु विद्यालय के प्रबंधकों प्रशासकों को किस रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, चर्चा कीजिए। विद्यालयों को समावेशित बनाने हेतु विद्यालय के प्रबंधकों अथवा प्रशासकों को किस रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।